40 डिग्री की झुलसा देने वाली गर्मी, चारों तरफ खूंखार जानवर और बीच रेगिस्तान में फटा हुआ एक हवाई जहाज। यहाँ 5 लोग जिंदा तो बच गए, लेकिन उनकी हालत मौत से भी बदतर थी। किसी की हड्डियां टूट चुकी थीं तो किसी का शरीर आग में जल चुका था। बिना पानी, बिना सिग्नल और बिना किसी उम्मीद के उन्हें लगा कि प्यास उन्हें मार देगी। पर वो गलत थे, क्योंकि कल्हारी के उस नर्क में असली खतरा प्यास नहीं, बल्कि वो था जो उनके बीच छिपा बैठा था। एक ऐसा फैसला जिसने साबित कर दिया कि इंसान जिंदा रहने के लिए किस खौफनाक हद तक गिर सकता है। क्या आप इस मंजर में एक पल भी टिक पाते? आज देखिए वो रूह कपा देने वाली सच्ची दास्तां जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। ये कहानी शुरू होती है 1 मार्च 2000 से। अफ्रीका के देश बोत्सवाना की राजधानी गैबरोन में रहने वाले माइक निकलिक ने अपने कुछ दोस्तों के साथ माउंट जाने का प्लान बनाया था। गैबरोन से माउंट की दूरी लगभग 600 किलोमीटर थी। माइक अपने दोस्तों को कल्हारी के इलाके दिखाना चाहते थे और साथ ही कुछ काम से जुड़ी मीटिंग्स भी करनी थी। इसी प्लान के लिए एक प्राइवेट हवाई जहाज मंगवाया गया। ये कोई एयरलाइन टिकट नहीं था, बल्कि सीधा एक चार्टर फ्लाइट था, ताकि सफर तेज हो और आराम से पूरा हो सके। हवाई जहाज उड़ाने वाले थे कोस्टा मैर्कनाडोस, जो सिर्फ पायलट ही नहीं बल्कि उसी प्लेन के मालिक भी थे। अफ्रीका में ऐसे प्राइवेट फ्लाइट्स आम हैं, इसलिए किसी को इसमें कुछ अलग या खतरनाक नहीं लगा। इस उड़ान में कुल 5 लोग थे। पायलट कोस्टा के अलावा पैसेंजर्स थे कार्ल डुप्लेसिस, माइक निकलिक, उनकी पत्नी लिनेट निकलिक और उनके दोस्त नेबोइजा ग्राहोवैक। जिस हवाई जहाज में वे सफर करने जा रहे थे वो था सेस्ना 414 चांसलर। ये 2 इंजन वाला छोटा विमान था, जिसे प्राइवेट यात्राओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगर एक इंजन खराब भी हो जाए तो दूसरा इंजन प्लेन को संभाल सकता है। यही सोचकर ऐसे प्लेन को सुरक्षित माना जाता है। टेक ऑफ करते ही प्लेन कल्हारी डेजर्ट के बीच से होता हुआ माउंट गांव की तरफ बढ़ रहा था। ये सफर था तो 2 घंटे का, लेकिन टेक ऑफ के लगभग 1 घंटे बाद अचानक लिनेट की नजर खिड़की के बाहर गई और उन्होंने देखा कि जहाज के लेफ्ट विंग से ऑयल लीक हो रहा है। उन्होंने तुरंत अपने पति माइक को बताया और ये बात माइक ने सीधे पायलट कोस्टा को बताई। कोस्टा ने कॉकपिट के मीटर देखे और उनका शक पक्का हो गया। तेल का दबाव गिर रहा था और तापमान खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका था, जिसका मतलब साफ था कि लेफ्ट इंजन ज्यादा देर चलने वाला नहीं है। कोस्टा ने बिना देर किए लेफ्ट इंजन को बंद कर दिया, क्योंकि ये प्लेन एक इंजन से भी उड़ सकता है। लेकिन अफ्रीका की झुलसाने वाली गर्मी में हालात अलग थे। 40 डिग्री की गर्मी में हवा हल्की हो जाती है और हल्की हवा में हवाई जहाज को संभालना मुश्किल हो जाता है। अब प्लेन सिर्फ एक इंजन के सहारे उड़ रहा था और कुछ ही मिनटों में साफ महसूस होने लगा कि वो धीरे धीरे ऊंचाई खो रहा है। कोस्टा ने रेडियो उठाकर मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन किस्मत ने यहां भी साथ छोड़ दिया। रेडियो ने काम करना बंद कर दिया और किसी कंट्रोल टावर से कोई संपर्क नहीं हो पाया। अब स्थिति और भी डरावनी हो चुकी थी। नीचे न कोई सड़क दिख रही थी, न कोई खुली जमीन और न ही कहीं उतरने की सही जगह। चारों तरफ बस पेड़ और कल्हारी का इलाका था। उस पल हवाई जहाज आसमान में होते हुए भी पूरी दुनिया से कट चुका था। अब कोस्टा सोच रहे थे कि जान कैसे बचाई जाए। उनके सामने अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। जहां भी थोड़ा सा मौका मिले वहीं किसी तरह जहाज को जमीन पर लैंडिंग करवाने की कोशिश करना, चाहे अंजाम कुछ भी हो। कोस्टा ने सबको चिल्लाकर कहा कि सीट बेल्ट कस लो और सिर नीचे झुका लो। कुछ सेकंड बाद ही जहाज के पंख पेड़ों से टकराने लगे। टहनियां टूटती गईं, जोर का झटका लगा, प्लेन जमीन से टकराया और फिर अचानक आग भड़क उठी। टक्कर के साथ ही प्लेन के विंग पूरी तरह टूट चुके थे और ऑयल बाहर फैल गया था, जिसने आग को और भयानक बना दिया। अंदर धुआं भरने लगा, सांस लेना मुश्किल हो गया, चीख पुकार मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पहले क्या करें। इसी अफरा तफरी में माइक ने अपनी पत्नी लिनेट को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन आग की लपटें तेज थीं। लिनेट के हाथ और पैर बुरी तरह जल चुके थे। दर्द इतना था कि वो हिल भी नहीं पा रही थी। नेबोइजा को टक्कर से पसलियों में चोट लगी थी। सांस लेते वक्त सीने में तेज दर्द उठ रहा था। कार्ल और कोस्टा किसी तरह खुद को संभालते हुए बाकी लोगों तक पहुंचे और उन्हें बाहर खींचने लगे। कुछ ही मिनटों में प्लेन पूरी तरह जलने लगा। किसी तरह 5 लोग जलते हुए मलबे से बाहर आ गए और थोड़ी दूर जमीन पर गिर पड़े। नेबोइजा को पेड़ के सहारे खड़ा कर दिया गया। चारों तरफ सन्नाटा था, बस जलते प्लेन की आवाज और लोगों की चीखें सुनाई दे रही थी। किसी के पास पानी नहीं था, न कोई दवा, न कोई मदद। उसी पल सबको एहसास हुआ कि असली मुश्किल अब शुरू हुई है। वे प्लेन से तो बाहर आ गए थे, लेकिन अब वे कल्हारी के बीच फंस चुके थे, जहां दूर दूर तक किसी का नामो निशान नहीं होता है।
माइक खुद दर्द में था, लेकिन अपनी पत्नी को संभालने की कोशिश में लगा रहा। काल और कोस्टा सबसे ज्यादा चल फिर पा रहे थे, लेकिन उनके शरीर पर भी चोटों के निशान थे। पास में कोई पानी नहीं था, कोई दवा नहीं थी। धीरे धीरे एक डरावनी बात सबके दिमाग में बैठने लगी। जिस रेडियो से मदद मांगी जा सकती थी, वो पहले ही बंद हो चुका था। प्लेन में कोई ऐसा सिस्टम भी नहीं था जो क्रैश के बाद उनकी जगह का सिग्नल भेज सके। इसका मतलब साफ था, उनकी लोकेशन किसी को भी नहीं पता थी। ऊपर से देखने पर सिर्फ पेड़ दिखते थे। जलता हुआ मलबा भी आसमान से साफ नजर नहीं आता। वे पूरी तरह कलहारी के रेगिस्तान के बीचों बीच फंस चुके थे। धीरे धीरे शाम होने लगी। डर और गहरा हो गया। सूरज के जाते ही ठंड बढ़ने लगी और जंगल से अजीब आवाजें आने लगी। काल और माइक ने मलबे से थोड़ा सा शेल्टर बनाया और जलते हुए टुकड़ों से आग सुलगा दी ताकि जानवर पास ना आए। निबोइजा पूरी रात लेट नहीं पाया। सांस लेते ही दर्द तेज हो जाता था। कोई सो नहीं सका। रात के उस सन्नाटे में सबको एक बात साफ समझ आ चुकी थी, अगर वे यहीं बैठे रहे तो कोई उन्हें ढूंढने नहीं आने वाला। रात किसी तरह कट गई थी, लेकिन सुबह की गर्मी ने हालात और खराब कर दिए। सूरज चढ़ते ही तापमान तेजी से बढ़ने लगा और प्यास गले को जलाने लगी। लिनेट की हालत और बिगड़ चुकी थी। दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सबकी नजर जमीन और पेड़ों की पत्तियों पर पड़ी। रात की ठंड में पत्तों पर हल्की सी ओस जम गई थी। वही उनकी पहली और आखिरी उम्मीद थी। काल और कोस्टा ने पत्तों पर जमी ओस को पीना शुरू कर दिया। सूरज जैसे जैसे ऊपर चढ़ता गया, ओस गायब होती गई और साथ ही उनकी ये छोटी सी राहत भी खत्म हो गई। अब मुंह सूखने लगा था और होंठ फटने लगे थे। उसी सन्नाटे में अचानक ऊपर आसमान से एक हवाई जहाज की आवाज सुनाई दी। सब चौंक गए। उन्हें लगा शायद हमें ढूंढ लिया गया है। उस एक आवाज ने उनमें फिर से उम्मीद जगा दी। बिना समय गंवाए उन्होंने मदद का इशारा करने की कोशिश की। काल और माइक ने मलबे से टायर निकाले और उनमें आग लगा दी ताकि काला धुआं ऊपर जाए। सबने जितनी ताकत बची थी उतनी जोर से चिल्लाना शुरू किया। हाथ हिलाए, ऊपर देखते रहे, उम्मीद लगाए रहे कि कोई उन्हें देख लेगा। लेकिन वो हवाई जहाज रेस्क्यू का नहीं था। वो एक आम यात्री जहाज था जो बहुत ऊंचाई पर उड़ रहा था। इतना ऊपर कि न धुआं साफ दिखा, न उनकी आवाज वहां तक पहुंच सकी। कुछ ही पलों में वो जहाज भी दूर होता चला गया। उसके साथ ही उनकी उम्मीद भी टूट गई। अब सबको साफ समझ आ गया था कि ऊपर से कोई उन्हें नहीं ढूंढ रहा है और अगर वे यहीं बैठे रहे तो उनकी हालत और बिगड़ती ही जाएगी। प्यास बढ़ रही थी, जख्म सड़ने लगे थे और समय उनके खिलाफ जा रहा था। इसी सन्नाटे में उन्होंने वो सबसे मुश्किल फैसला लिया। अब खुद ही मदद ढूंढने जाना होगा। ये तय हुआ कि जो चलने की हालत में है वही जाएंगे, क्योंकि सबका साथ निकलना नामुमकिन था। आखिरकार ये तय किया गया कि कार्ल ड्यूप्लेसिस और कोस्टा पैदल निकलेंगे। दोनों सबसे ज्यादा चल फिर पा रहे थे और उन्हें अंदाजा था कि किसी सड़क या बस्ती तक पहुंचने का यही एक मौका है। माइक निकोलिक अपनी पत्नी लिनेट को छोड़कर नहीं जा सकते थे और निबोजिया ग्रेहोवेक भी गंभीर चोटों की वजह से चलने की हालत में नहीं था। किसी को नहीं पता था कि वे फिर मिलेंगे भी या नहीं। काल और कोस्टा धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। उनके पास न पानी था न खाना, बस शरीर में बची थोड़ी सी ताकत और दिमाग में एक ही सोच, किसी तरह इंसानों तक पहुंचना है। रेगिस्तान की जमीन नरम नहीं थी। रेत में पैर धंसते जाते थे और हर कदम भारी लग रहा था। हर मोड़ पर लगता था कि शायद अब कोई सड़क दिख जाए, लेकिन चारों तरफ वही सन्नाटा था, पेड़, कांटे और सूखी जमीन। चलते चलते कब शाम ढल गई उन्हें पता ही नहीं चला। अंधेरा गहराने लगा और आसमान में बादल छा गए। उसी रात अचानक बारिश शुरू हो गई। बूंदें गिरते ही काल और कोस्टा रुक गए। दोनों ने बिना सोचे समझे मुंह खोलकर बारिश का पानी पीने लगे। गला इतना सूख चुका था कि हर बूंद जिंदगी जैसी लग रही थी। वे चाहते थे कि इस पानी को कहीं जमा कर लें, लेकिन उनके पास न बोतल थी, न कोई बर्तन, न कपड़ा, कुछ भी नहीं। जो पानी मिला वही सीधे मुंह में गया। उधर क्रैश साइट पर रुके माइक, लिनेट और निबोजिया ने भी वही किया। जैसे ही बारिश शुरू हुई उन्होंने भी मुंह खोलकर उस पानी को पीना शुरू कर दिया। लिनेट के होंठ सूखे हुए थे। निबोजिया ने भी दर्द के बावजूद बारिश की बूंदों से अपनी प्यास बुझाने की कोशिश की, लेकिन वहां भी वही परेशानी थी। पानी जमा करने के लिए कुछ नहीं था। बारिश खत्म होते ही उनकी थोड़ी सी राहत भी खत्म हो गई। फिर से वही सन्नाटा, वही अंधेरा और वही डर लौट आया कि अगला दिन क्या लेकर आएगा। अगली सुबह जब सूरज निकला
तब उन्हें एहसास हुआ कि कल्हारी में फंसे हुए अब पूरे 2 दिन बीत चुके थे। शरीर पूरी तरह टूट चुका था। काल और कोस्टा की चाल धीमी हो गई थी। गला फिर सूखने लगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छाने लगा। पीछे छूटे माइक, लिनेट और निबोजिया की हालत का ख्याल आते ही वे खुद को फिर से संभाल लेते। उन्हें पता था कि अगर वे आज नहीं पहुंचे तो शायद पीछे वालों के लिए कल बहुत देर हो जाएगी। उसी सोच के सहारे पूरी तरह थके हुए भी कार्ल और कोस्टा फिर से अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। उधर प्लेन के मलबे के पास रुके हुए लोगों की हालत हर घंटे खराब होती जा रही थी। नेबोइजा पहले से ही बहुत बुरी हालत में था। उसी ने सोचा कि अब कुछ करना ही पड़ेगा, वरना सब यहीं खत्म हो जाएंगे। शरीर में ताकत नहीं थी, चलना मुश्किल था, लेकिन प्यास ने उसे उठने पर मजबूर कर दिया। वो अकेला धीरे धीरे आगे चलने लगा। थोड़ी दूर जाते ही उसकी नजर एक पेड़ के तने पर पड़ी। उस तने के अंदर एक खोखली जगह में थोड़ा सा पानी जमा हुआ था। वो नजारा किसी चमत्कार से कम नहीं था। नेबोइजा तुरंत वापस आया और बाकी लोगों को वहां ले गया। पानी बहुत ज्यादा नहीं था, बस थोड़ी सी मात्रा थी, लेकिन उस हालत में वही सबसे कीमती चीज थी। सबने बारी बारी से उस पानी को पिया। थोड़ा ही सही, लेकिन उससे गला गीला हुआ और प्यास कुछ कम हो गई। उस छोटे से पानी ने उन्हें ये एहसास दिलाया कि शायद अभी उम्मीद पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। इसी तरह वहां फंसे हुए उन्हें अब 4 दिन हो चुके थे। हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी। लिनेट के जले हुए जख्मों में कीड़े पड़ चुके थे। शरीर में इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो ठीक से हिल सके। दूसरी तरफ जो 2 लोग पैदल मदद ढूंढने निकले थे, उनकी हालत भी बेहद खराब हो चुकी थी। अब वे ठीक से चल भी नहीं पा रहे थे। बिना कुछ खाए पिए तेज धूप और लगातार थकान ने उनके शरीर को पूरी तरह तोड़ दिया था। पैर जवाब दे रहे थे, आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था और दिमाग सुन्न होता जा रहा था। 5वें दिन जब वे दोनों चलते चलते पूरी तरह टूट चुके थे, तभी उन्हें दूर एक झोपड़ी दिखाई दी। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को देखने लगे। उन्हें लगा कि यह सिर्फ उनका भ्रम है, क्योंकि इससे पहले भी थकान और कमजोरी की वजह से उन्हें कई बार ऐसी झोपड़ियां दिख चुकी थीं जो पास जाकर गायब हो जाती थीं। दिमाग अब ठीक से काम नहीं कर रहा था और शरीर जवाब दे चुका था। इसलिए वे खुद को समझाने लगे कि ये भी वैसा ही कुछ होगा। लेकिन फिर भी उन्होंने हिम्मत की और धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ते रहे। जैसे जैसे वे पास आते गए, झोपड़ी साफ दिखने लगी। ये कोई भ्रम नहीं था, ये सच में एक छोटी सी झोपड़ी थी। और जब उन्होंने उसके अंदर झांक कर देखा तो वहां एक लड़की बैठी हुई थी। उस पल दोनों को ऐसा लगा जैसे उनकी जान में जान आ गई हो। कई दिनों बाद उन्हें किसी इंसान का चेहरा दिखा था। उस एक पल में उनकी सारी थकान, डर और दर्द जैसे कुछ देर के लिए गायब हो गए। अब उन्हें पहली बार लगा कि शायद वे सच में बच गए हैं। सबसे पहले उन्होंने वहां पानी पिया और फिर रेडियो से सारी बात बताई। उधर रेस्क्यू टीम उन्हें पहले से ही कल्हारी के रेगिस्तान में ढूंढ रही थी, लेकिन समस्या ये थी कि उनकी सही लोकेशन किसी को पता ही नहीं थी। रेडियो बंद था, कोई सिग्नल नहीं था और जहाज में ऐसा कोई सिस्टम भी नहीं था जो उनकी जगह बता सके। इसी वजह से रेस्क्यू टीम कल्हारी के दूसरे हिस्से में तलाश कर रही थी, जबकि असली लोग कहीं और फंसे हुए थे। क्रैश के 6ठे दिन लिनेट की सांस बहुत धीमी हो गई थी। नेबोइशा और माइक में भी अब जरा सी ताकत नहीं बची थी। तभी अचानक उस सन्नाटे में एक हेलीकॉप्टर जैसी आवाज सुनाई दी। पहले तो किसी को यकीन नहीं हुआ, लेकिन आवाज पास आती गई और कुछ ही देर में आसमान में हेलीकॉप्टर साफ दिखाई देने लगा। आखिरकार रेस्क्यू टीम ने उन्हें ढूंढ ही लिया। जैसे ही मदद पहुंची, तीनों को तुरंत उठाकर हेलीकॉप्टर में ले जाया गया। बाद में बताया गया कि अगर उसी दिन रेस्क्यू टीम नहीं पहुंचती तो शायद वे तीनों जिंदा नहीं बच पाते। कल्हारी के बीचों बीच मौत के बिल्कुल करीब पहुंच चुके इन लोगों की जिंदगी आखिरकार बच गई। इस हादसे में सभी लोग जिंदा बच गए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। काल और कोस्टा की हिम्मत, माइक का अपनी पत्नी के लिए डटे रहना और नेबोइशा व लिनेट का दर्द के बावजूद हार न मानना, इन सब की मजबूत इच्छा शक्ति ने ही उन्हें बचा लिया। कल्हारी के रेगिस्तान में इन लोगों ने हिम्मत नहीं छोड़ी। आपकी इस सर्वाइवल स्टोरी के बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताइए।
और अगर हमारी ऐसी कहानियां आपको पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आप ऐसी सच्ची कहानियां देख सकें।